नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अमानक स्तर के चावल मामले में दोषियों पर होगी कार्यवाही। मिलर से अधिक दोषी हैं अधिकारी। खराब चावल होने पर क्यों दी स्वीकृति? सांसद बिसेन ने की पत्रकारों से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स से किया संवाद। जिले के सभी नगरीय निकायों में कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। जिले के 1636 पथ विक्रेताओं के प्रकरणों को मिली मंजूरी। और जिले में बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। 23 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। 440 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 144 मरीजों का कोविड अस्पताल में किया जा रहा है उपचार। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में पीडीएस के चावल में गड़बड़ी के मामले को लेकर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच EOW के द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। सांसद बिसेन ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में धान की गुणवत्ता व पीडीएस के लिए खरीदे जाने वाले चावल की जांच के लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के मामले में कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। वर्तमान में अब अधिकांश शासकीय नियुक्ति भी प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं। सांसद बिसेन ने कहा कि खराब चावल के मामले में सीबीआई जांच कराने के सवाल पर कहा गया कि हर मामले में लोग अब सीबीआई जांच करने की मांग करने लगे हैं। गंभीर मामले में सीबीआई की जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चावल का मामला भी गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार ने चावल मामले की जांच EOW से कराने का निर्णय लिया। EOW द्वारा चावल मामले की जांच की जा रही है। यह सारा मामला प्रदेश सरकार का है। तो ये नान की परचेसिंग है, जो पिछले समय पर जिस तरह का भी सारा गड़बड़ी जो लगातार आया है, अब इसको सरकार ने ही पकड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पूरा जांच कर रही है। और आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने जहां प्रारंभिक तौर पे गड़बड़ी की उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी, सस्पेंड भी कर दिया, ट्रांसफ़र भी कर दिए। पर ये जांच अभी जैसे जैसे गहरी जाते जाएगी वैसे वैसे इसमें ज़्यादा तथ्य आएंगे सुनिश्चित है, क्योंकि आप सबको मालूम है। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मिलर्स ने यदि बेईमानी की है, जैसा हम प्रारंभिक तौर पर मान के चलते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि मिलर्स से ज़्यादा बेईमान हमारे वो कर्मचारी हैं जिन्होंने मिलर्स को प्रोत्साहित किया होगा। यदि मिलर्स गलत चावल दे रहा है तो हमारे अधिकारियों को उसका एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और यदि अधिकारियों ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब मैं मान के चलूँगा कि इसमें व्यापारी दोषी नहीं है, क्योंकि बहुत साफ है कि अधिकारी ने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि मिलर्स ने गड़बड़ी की है, जो प्रारंभिक जांच में आया है, उससे अधिक संबंधित अधिकारी दोषी हैं। मिलर्स खराब चावल दे रहा है तो उसे अधिकारी को स्वीकृत नहीं करना चाहिए। अधिकारियों ने स्वीकृत कर लिया तो इसमें मिलर्स दोषी नहीं हैं। इसमें अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है। व्यापारियों ने माल सही दिया तो गोदामों से क्या माल बदल गया, यह जांच का विषय है, लेकिन इसमें गड़बड़ी हुई है जो जांच में सामने आएगा। दूसरा ये हो सकता है, जैसा व्यापारी कहते हैं कि भाई व्यापारी ने माल सही दिया तो क्या हमारे गोडाउन से माल बदल गया, तो ये कहीं ना कहीं ये जांच के विषय हैं जो सामान्य तौर पे आप और हम सब जानते हैं कि कौन गड़बड़ किया है, किसने गड़बड़ किया है, जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। हमारे पास प्रमाण नहीं, पर जो है कि खेल तो हुआ है और ये खेल चला है। अब ये कि जब तक चल गया, पर जब पकड़ा ही गया तो सारे मामले निकल के आएंगे धीरे धीरे। जहाँ भी चावल का है सब निकल के आएगा। सांसद बिसेन ने कहा कि चावल की गड़बड़ी मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है और भी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में जांच में और भी तथ्य सामने आएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि ये भले सिक्योरिटी एजेंसी ने किया होगा, जिसको भी एजेंसी, आजकल बहुत सारी जगह नियुक्तियां भी आप देखते हैं कि शासकीय नियुक्तियां भी प्राइवेट एजेंसियों को दे रहे हैं। वो पूरा एग्ज़ाम लेते हैं, सब लेते हैं, उसके बाद नियुक्तियां हो जाती हैं और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। पर मैं एक मिनट, तो आपने जो बात कही, अब चूँकि मेरे संज्ञान में नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ यदि ये FCI के लोग होंगे, भले सेवानिवृत्त होंगे,
यदि ये दोनों एफसीआई के लोग होंगे तो फिर ये मान नागरिक आपूर्ति निगम के लोग हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। यदि उनकी संलिप्तता पिछले वर्किंग के टाइम पे रही और उन्हीं को जांच एजेंसी बना दिया है तो निश्चित रूप से आपने ध्यान लाया तो हम सरकार के ध्यान में लाएंगे कि ये शायद ठीक नहीं है। प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया गया। कार्यक्रम को सभी नगरीय निकायों में दिखाया गया। इसी कड़ी में बालाघाट नगर पालिका परिसर में समस्त कार्यक्रम का एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण कराया गया। कार्यक्रम में हितग्राही, बैंकर्स और नागरिकगण शामिल थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अग्रणी जिला प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी को खर्च कर लिया गया था। वर्तमान में अनलॉक की प्रक्रिया चालू की गई है एवं आर्थिक गतिविधियां भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में फुटपाथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चालू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें अपने व्यवसाय को पुनः चालू करवाना है। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले की कुल 6 नगरीय इकाइयों में कुल 4,889 फुटपाथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का भौतिक लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 2,236 पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं के प्रकरण बैंकों की ओर प्रेषित किए गए थे, जिसमें से बैंकर्स द्वारा 1,636 प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर 1,238 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। जिले में समस्त बैंकर्स के सहयोग से स्वीकृत प्रकरणों में से 76% प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। इसके साथ ही वितरित प्रकरणों के हितग्राहियों को QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में बैंकर्स द्वारा हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अजय गुप्ता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक आलोक कुमार, यूको बैंक के शाखा प्रबंधक लालचंद पवार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, दिलीप चौरसिया सहित अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा पथ विक्रेताओं के लिए 10,000 का ऋण दिया जा रहा है, उससे वे अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। कोरोना काल में लोगों की नौकरी व रोजगार छिन गया है व व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है, उनको इस योजना से बल मिलेगा। डिजिटल लेन देन करना है, इसमें हितग्राहियों को समय पर किस्त जमा करने पर छूट भी प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर निधि का वितरण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 लाख हितग्राहियों के खातों में एक साथ 10,000 रुपये दिए गए हैं, जिन्हें लोन के लिए अपने रोजगार को प्रारंभ करने के लिए। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसमें बालाघाट नगर पालिका के तहत भी 591 हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10-10 हज़ार रुपये गया है। और निश्चित ही यह एक अभिनव पहल देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कोरोना काल की महामारी में जिस प्रकार लोगों के रोजगार गए हैं, जिस प्रकार लोगों की नौकरियां गई हैं, उस ऐसे कठिन समय में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निश्चित ही एक बहुत बल का काम करेगी। हितग्राही विनय कुमार ने बताया कि फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविका चला रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन मिला है। इसमें ऑनलाइन राशि जमा करना है, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हार्डवेयर का काम है, ताला चाबी पाना पेंसिल बेचते सर। वार्ड नंबर 22 सोगापत में रहते हैं, नगर पालिका स्कूल के सामने दुकान लगाते हैं। कोरोना के कारण हम लोग लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद पथ विक्रेता का फॉर्म भरा नगर पालिका से, इसके माध्यम से हमको बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 10,000 का लोन मिला है, जो कि QR कोड बना के दिए हैं। इससे हम ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, किसी को न चिल्लर वापस करना है, न किसी को पैसा लेने में दिक्कत है। नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर हैं, उनका सर्वे कर उनका सत्यापन कराकर आत्मनिर्भर बनाने 10,000 रुपये का लोन दिया गया है। लोन को समय पर जमा करने पर अधिक लोन भी ले सकते हैं। इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा और 1 साल के अंदर लोन की राशि वापस कर देता है तो उसे और भी लोन दिया जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक PM स्वनिधि स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे शहर के और पूरे मध्य प्रदेश के, इसी प्रकार से पूरे भारत में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन स्ट्रीट वेंडर्स को बालाघाट में जो स्ट्रीट वेंडर्स उनको कवर किया गया, उनका वेरिफिकेशन वगैरह करके उनको बैंक के द्वारा 10,000 रुपये का लोन दिया गया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। जो कोरोना की वजह से उनका जो रोज़गार ठप हो गया था, जिसकी वजह से परिवार को चलाने में समस्या आ रही थी,
तो ये 10,000 रुपये की उनको ये लोन दिया गया है, जिसको जमा करने के बाद नियत अवधि में अगर नियमानुसार वो जमा करते हैं तो उनको इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना था कि वो 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से और आगे भी है ना ये लोन को और ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे कि उनके रोज़गार में और बेहतर ज़िंदगी बनने में सहायता मिलेगी। बालाघाट जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक बढ़कर 440 हो गई है, जिसमें से 290 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 144 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। 8 सितंबर को ICMR लैब जबलपुर और जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नॉट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 23 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 8 सितंबर को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी की 39 वर्षीय महिला है, एक मरीज लांजी का 43 वर्षीय पुरुष है, एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम सिवनी कला की 43 वर्षीय महिला है, 9 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मंगोली कला के हैं, जिनमें 4 पुरुष 4 महिलाएं एवं एक 3 वर्षीय बालक शामिल है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मौदा का 50 वर्षीय पुरुष, एक मरीज ग्राम कोस्ते का 35 वर्षीय पुरुष और एक मरीज ग्राम डूंडा सिवनी का 40 वर्षीय पुरुष है। एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम पाथरशाही का 34 वर्षीय पुरुष है। 3 मरीज कटंगी तहसील के ग्राम परसवाड़ा घाट के हैं, जिसमें एक 38 वर्षीय महिला, एक 18 वर्षीय युवती और एक 55 वर्षीय पुरुष शामिल है। 4 मरीज बालाघाट के हैं, जिसमें एक मरीज 51 वर्षीय पुरुष हनुमान चौक का, एक मरीज 50 वर्षीय पुरुष हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का, एक मरीज 35 वर्षीय पुरुष शारदा नगर का और एक मरीज 38 वर्षीय पुरुष कोसमी बालाघाट का है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि इन सभी मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। यह सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आए हुए हैं। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 9 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 8 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह जिले में अब तक कुल 440 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 144 मरीजों का कोविड अस्पताल बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 290 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों का उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जा रही है। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के उमर नाला के निकट बस पहरा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक ग्रामीण की हुई मौत के मामले में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों का कहना है कि ये पुलिस द्वारा किया गया फर्जी एनकाउंटर है, तो वहीं पुलिस प्रशासन इसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किया गया एंटी नक्सल जॉइंट ऑपरेशन बता रहा है। इस संबंध में सांसद बिसेन से चर्चा की गई। इस संबंध में सांसद बिसेन ने कहा कि ग्रामीण की मौत पुलिस की गोली से हुई है या नक्सली होने की वजह से, ये जांच होने के बाद ही जांच रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो पाएगा। बैहर विधायक संजय उइके ने आदिवासी ग्रामीण की मौत पुलिस की गोली से होने का आरोप लगाया है, जिसकी CBI जांच कराए जाने की मांग की गई है। इस पर सांसद बिसेन ने कहा कि सामान्य तौर पर आरोप लगाए जाते हैं, जब भी एनकाउंटर में कोई मरता है तो कहा जाता है कि गांव का व्यक्ति था। नक्सलियों की जो मुहिम चलती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलती है। पुलिस की गोली से जब यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो कहा जाता है कि ग्रामीण व्यक्ति था, और यदि नक्सलाइट्स किसी ग्रामीण को मारते हैं तो कहा जाता है कि मुखबिर था। जब भी मुठभेड़ होती है तो आमने सामने से गोलियां चलती हैं। इसमें कैसे पता चलेगा कि ये नक्सली है या ग्रामीण व्यक्ति? ये तो मरने के बाद ही पता चलता है कि वो ग्रामीण व्यक्ति है। इस मामले की जांच होने पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि ग्रामीण की मौत किसकी गोली से हुई है। बड़ी जांच की मांग की है, इस बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने कहा मैं 2 दिन से था नहीं, इसलिए पढ़ा नहीं, पर मैं सामान्य तौर पे जब बालाघाट की जब भी घटनाएं पढ़ते रहा हूँ तो ये सामान्य तौर पे ऐसे आरोप लगाया जाता है, जो भी इनकाउंटर में मरता है तो कहते हैं वह गांव का ही आदमी था। स्वाभाविक तौर पे है कि नक्सलाइट लोगों का जो मूवमेंट चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, और जो मारा जाता है वो व्यक्ति यदि पुलिस की गोली से मारा गया तो कहते हैं गांव का व्यक्ति था, और यदि नक्सलाइट मारते हैं तो वो कहते हैं भैया ये इन्फॉर्मर था।
नहीं, पुलिस तो- भी मान रही है सर, पुलिस भी मान रही है कि वो ग्रामीण थे। हाँ। और कह रहे हैं कि किसी की गोली से भी शिकार हुए। हाँ, तो- इसको इनकाउंटर में अगर वो ग्रामीण थे हाँ। और वो आज आदिवासी समाज के व्यक्ति के संबंध में आज बड़े आंदोलन धरने। भाई देखिए, जब दो तरह की मुठभेड़ें चलती है आमने सामने, आप कैसे जज करोगे कि ये नक्सलाइट है या ग्रामीण व्यक्ति है? नहीं, तो जब गोली जाएगी तो मरने के बाद समझ में आया ना, ये तो दो लोग थे, दो ये मरने के बाद ही पता लगा होगा ना भाई, आमने सामने से गोलियां चल रही हैं, तब आप कैसे जज करोगे उसको? एनसीसीजी का ये जॉइंट ऑपरेशन था, ये पुलिस का कहना है। हाँ। ये तो तथ्य कहीं सामने नहीं आ रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों को इस तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाना वहाँ तक सही लगता है आपको? क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये जॉइंट ऑपरेशन था। हाँ, ना ही आपके एमपी पुलिस का कोई जिम्मेदार अधिकारी ये बता रहा है कि ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो ये किस तरह का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें दोनों ही पुलिस विभाग को नहीं पता है? और एक बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में अपर कलेक्टर बैहर शिव गोविंद मरकाम को जांच अधिकारी बनाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सभी स्कूल बंद हैं और राज्य शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इस वर्ष शासकीय स्कूलों को 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब तक गणवेश वितरित की गई है। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष गणवेश वितरण के लिए एसएमसी के खाते में राशि न डालकर आजीविका मिशन के माध्यम से गणवेश तैयार कर वितरित की जाएगी। जिले में करीब 14,06,244 विद्यार्थियों को गणवेश वितरण किया जाएगा। इस संबंध में डीपीसी पीके अंगुरे ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष गणवेश को लेकर आदेश है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से गणवेश तैयार कर एक विद्यार्थियों को 2-2 गणवेश वितरित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें स्कूल वाइज बच्चों की संख्या डाली जा रही है। एक बच्चों के 2 गणवेश के लिए 600 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। गणवेश का कार्य आजीविका मिशन को दिया गया है। उन्होंने बताया कि एनआरएलएम के खाते में राशि आने पर समूह के द्वारा गणवेश तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। शासन के आदेश प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को गणवेश वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश है कि जो अपनी ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको जिला स्तर से चयनित किया गया है और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें स्कूल वाइज बच्चों की संख्या डाली जा रही है और इस संख्या के हिसाब से उनको गणवेश सिलाई का कार्य प्राप्त होगा। अपने जिले में कितने बच्चे हैं? अपने ज़िले में 1,46,244 बच्चे हैं जो अभी कक्षा 1 से 8 तक के दर्ज हैं और एक बच्चे पर 2 गणवेश 600 रुपये के मान से का प्रावधान है। इस बार कोई नया निर्देश? नए निर्देश यही है, गणवेश ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर किसी सहायता समूह के माध्यम से करवाए जाने का है। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के उमर नाला के निकट बस पहरा के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ फर्जी है। पुलिस की गोली से मछली पकड़ने गए एक ग्रामीण की मौत हो गई है। पुलिस ने ग्रामीण झाम सिंह की लाश को कुछ दूरी पर ले जाकर फेंक दिया। आरोप पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने 9 सितंबर को पत्रकार वार्ता आयोजित कर लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा झाम सिंह के शव से कुछ दूरी पर बंदूक और पिट्ठू खाद्य सामग्री रख दिए गए। इसी तरह इसके पहले भी पुलिस द्वारा देवरबेली में 2 लोगों को घर में घुसकर और गोदरी में एक व्यक्ति को जो मजदूरी करने गया था उसे मार दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की जानी चाहिए। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि मृतक झाम सिंह गांव के अन्य लोगों के साथ मछली पकड़ने गया था। इस दौरान पुलिस को देख ग्रामीण भागने लगे, जिसमें पुलिस की गोली से झाम सिंह मारा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मुझ पर झूठा मामला बनाकर एनकाउंटर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा रेत का अवैध उत्खनन को रोके जाने पर हमारे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। पूर्व सांसद व 3 बार विधायक रहने के बाद भी पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के कार्यकाल में फर्जी नक्सली बताकर ग्रामीणों को इनकाउंटर करने की घटना बढ़ी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक को नक्सली गतिविधियों में अच्छा कार्य करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है, उसे वापस किया जाना चाहिए। पुलिस के द्वारा हत्या की गई है और पुलिस उसको छिपाने के लिए बता रही कि वो नक्सलाइट है और मुठभेड़ में मारा गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा में उसको मारा गया। वो मछली पकड़ने आए थे, मछली मारने के लिए आए थे। झाम सिंह धुर्वे अपने साथियों के साथ में
वो पुलिस को देख के वो भाग रहे थे। पुलिस का ऐसा भय है आम जनता में कि जनता उसको देखती पुलिस को भागने लग जाती है। उसे गोली मार दी, वो वहीं पे मर गया। मरने के बाद में पुलिस ने उसको उठाकर मध्य प्रदेश की सीमा में लाकर रख दिया 1 किलोमीटर दूर पर। और फिर बाद में 12 बोर की बंदूक, पिट्टू विट्टू ये वो चावल वावल 2 किलो रख के बस वहाँ रख दिया पूरा, और बताया कि ये मुठभेड़ में मारा गया। ये बहुत ही गंभीर मामला, ये इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए। पूर्व सांसद मुंजारे ने नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया के द्वारा बिना रिलीव आदेश के ज्वाइनिंग लेने की भी जांच कराने की बात कही है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि परसवाड़ा, बालाघाट व वारासिवनी के करीब 150 ग्रामों का दौरा किया गया, लेकिन अब तक बाढ़ प्रभावितों को कोई मदद नहीं मिली है। आरबीसी के नियम के अनुसार तत्काल 50 किलो चावल व 5 लीटर मिट्टी तेल दिया जाना था। बाढ़ प्रभावितों का ठीक से सर्वे नहीं किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी बाढ़ से नुकसानी का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को 100 दिन का राहत कार्य दिया जाए, बिजली बिल व कर्ज माफ किया जाए। अरे 150 गाँव में घुमा बाढ़ पीड़ितों का, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का, कहीं भी इनको कोई मदद नहीं हुई। अभी आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, बल्कि 10 दिन तो हो ही गए, किसी कोई मदद नहीं है। जो इनका नियम है आरबीसी के नियम के अनुसार तत्काल 50 किलो चावल और 5 लीटर मिट्टी तेल देना था, तत्काल किसी को नहीं मिला अभी तक। ठीक से सर्वे नहीं हो रहा है, तहसीलदार नहीं पहुंच रहे हैं, कलेक्टर नहीं पहुंचा है, कोई नहीं पहुंच रहा। पटवारी जाता है, जिसको लिखना लिखता, नहीं लिखता नहीं लिख रहा। ये हालत मची हुई है। अब ये जो शिवराज सिंह के समय का है, आगे आए लाभ उठाएं, ये आगे आए लाभ उठाएं। इसमें लिखा हुआ है तत्काल 50 किलो चावल और 5 लीटर मिट्टी तेल। किसी गांव में दिया मजाक करने के लिए, एक चिमनी में मिट्टी तेल दिया, चिमनी में, कोई किसी को आधी चिमनी मिट्टी तेल दिया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि गरीबों को जो राशन दुकानों में वितरित किया जा रहा है उसकी क्वालिटी काफ़ी घटिया है। इसमें खाद्य अधिकारी व कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मिलर्स भाजपा से जुड़े हुए हैं। चावल के साथ ही घटिया दाल भी सप्लाई की जा रही है। इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम रतनारा निवासी एक 24 वर्षीय युवक की सर्पदंश से उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक गुलशन पिता पन्नालाल बिसेन के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गुलशन 8 सितंबर की दोपहर खेत में घास काटने गया हुआ था। इस दौरान खेत में घास काटते समय जहरीले सांप ने पैर की अंगुली में डस दिया, जिसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने 9 सितंबर की सुबह शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अमानक स्तर के चावल मामले में दोषियों पर होगी कार्यवाही। मिलर से अधिक दोषी हैं अधिकारी। खराब चावल होने पर क्यों दी स्वीकृति? सांसद बिसेन ने की पत्रकारों से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स से किया संवाद। जिले के सभी नगरीय निकायों में कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। जिले के 1636 पथ विक्रेताओं के प्रकरणों को मिली मंजूरी। और जिले में बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। 23 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। 440 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 144 मरीजों का कोविड अस्पताल में किया जा रहा है उपचार। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। समाचारों से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।